दोस्तों वेलकम, स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे इस नए वीडियो में। आज हम मौजूद हैं बीएसपी के नेता, शोषित वंचित पीड़ितों के वकील सुजीत सम्राट जी के पास। आज हम एक लंबी बातचीत करने वाले हैं तमाम इश्यूज़ पर। सुजीत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो परिचय देंगे अपना, मतलब क्या आपकी पृष्ठभूमि रही है, कैसे आप पॉलिटिक्स में आए? देखिए, मैं एक बौद्धिस्ट परिवार से बिलोंग करता हूँ। मेरे दादाजी, मेरे पिताजी बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता रहे हैं और आज की डेट में मैं भी बहुजन समाज पार्टी में काम करता हूँ। और मैं एक छोटा सा कार्यकर्ता बहुजन समाज पार्टी का समझता हूँ। सामाजिक परिवर्तन का आंदोलन जो है, उस आंदोलन में मैं अपनी भूमिका निभाने की कोशिश करता हूँ। और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर मेरे नायक रहे हैं। माननीय काशीराम साहब, आदरणीय बहन कुमारी मायावती मेरी बहुत लोकप्रिय नेता हैं, उनको मैं आदर्श मानता हूँ। तो इन लोगों को मैं आदर्श मानकर मैंने अपनी वकालत की और वकालत करने के बाद में 2006 में मैं वकील बना। उसके बाद मैं सुप्रीम कोर्ट में और अलग अलग कोर्टों में वकालत कर रहा हूँ मैं। और मेरे परिवार में सारे लोग एडवोकेट्स हैं, लगभग 12-13 एडवोकेट्स हैं आज की डेट में। हाँ, 12-13 एडवोकेट्स हैं। हम 4 बहन भाई हैं, तो चारों बहनों भाई एडवोकेट्स हैं। हमारे घरों में भी जो भी हैं वो भी एडवोकेट्स हैं। और एडवोकेट एक सोशल इंजीनियर होता है। एडवोकेट्स को कानून के बारे में जानकारी होती है, वो लोगों को न्याय दिला सकता है, लोगों के लिए लड़ सकता है। तो एडवोकेट बनने की प्रेरणा कहाँ से मिली? बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर से। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर मेरे रोल मॉडल है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर गुरु हैं मेरे। जी। तो उनको देखकर मैं अपनी ज़िंदगी जीने का कोशिश करता हूँ। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जो इस देश में किया है, शायद किसी ने नहीं किया होगा। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने देश का संविधान बना के इस देश की मतलब इस देश को चेंज कर दिया। संविधान पे विस्तार से बात करेंगे। आपका पॉलिटिकल थॉट क्या है, मतलब आइडियोलॉजी क्या है आपकी? देखिए, मेरी जो आइडियोलॉजी है वो माननीय काशीराम साहब ने और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के जो सपना है इस देश के अंदर, मैं उसी थॉट का एक व्यक्ति हूँ। मैं इस देश में न्याय, समता, स्वतंत्रता, भाईचारा, वैज्ञानिकपन, विज्ञान का एक युग, तर्कवाद, विज्ञानवाद, मैं इस पर विश्वास करता हूँ। मैं इस देश को समतामूलक समाज की स्थापना करने के लिए जो माननीय काशीराम साहब का आंदोलन, बहन जी का आंदोलन है, उसमें अपनी भूमिका निभा रहा हूँ। तो मेरा थॉट यही है, राजनीतिक थॉट, कि सबको न्याय मिलना चाहिए, सबको उनका अधिकार मिलना चाहिए, इंसान के द्वारा इंसान का शोषण नहीं होना चाहिए, देश में जाति विहीन देश होना चाहिए और देश जब भी महान बन सकता है। ये मेरा। आपने कहा कि देश जाति विहीन होना चाहिए, मतलब आप ये कह रहे हैं कि देश से जाति व्यवस्था खत्म हो जाए। कैसे खत्म करेंगे जाति व्यवस्था, क्या थॉट है आपका? देखिए, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने इस बात की लड़ाई लड़ी है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की किताब भी है, एक एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, तो उसको मैंने कई बार पढ़ा भी है। तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर भी और जितने भी हमारे लोग रहे हैं, वो जाति व्यवस्था से बड़े परेशान रहे हैं। और आज की डेट में भी जाति व्यवस्था से बहुत परेशानी है। समाज में देखेंगे तो जाति में से जाति, जाति में से जाति, जाति में से जाति, जो कभी नहीं जाती। जाति के नाम पर भाई से भाई को लड़ाने का काम किया है। आज भी कहीं भी देखा होगा आपने कि वंचित समाज की, दलित समाज की कोई बारात निकलती है, तो उसी गाँव में रहने वाले लोग अपने गाँव की बहन बेटियों की बारात में झगड़ा करते हैं, निकलने नहीं देते हैं। और उससे पूरे देश में एक ये मैसेज जाता है कि जाति के लोग आज भी बारात नहीं निकलने दिए जाते हैं। तो जाति के आधार पर हुआ है। सेम जाति की बारात को तो कोई नहीं रोकता है, दूसरे की जाति की बारात को क्यों रोकते हैं? क्योंकि उनको पता है कि जाति के लोगों को इतिहास में ऐसे ऐसे कहा गया है। मेरा मानना है कोई जाति ना बड़ी है ना कोई छोटी है, हम एक जाति के लोग हैं, हम मानवता जाति के लोग हैं इस देश में। क्योंकि बुद्ध ने कहा कि मानव मानव एक समान। क्या जातिवाद अभी देश में है? बहुत ही ज़्यादा प्रचंड रूप में है। जातिवाद के बिना तो कुछ देश में हो ही नहीं रहा है। जितना जातिवाद आज की डेट में है, शायद मुझे लगता है कि हमने कभी देखा नहीं उतना जाति। अच्छा, जातिवाद कौन कर रहा है? जो सर्वश्रेष्ठ लोग हैं वो जाति के नाम पर खुद को गर्व कर रहे हैं, या जो थोड़ा सा ओबीसी कैटेगरी में आते हैं वो? क्या जातिवाद की परिभाषा क्या है? देखिए, जातिवाद तो वही कर सकता है, सर्वश्रेष्ठ तो नहीं कर सकता है। जातिवाद कुछ कुंठा लोग करते हैं। अच्छा, जिनके अंदर कुंठा है, जो पढ़े लिखे लोग ज़्यादा नहीं हैं, जो अपनी जाति पर गर्व करते हैं। मुझे लगता है जाति तो जानवरों में होती है। कोई कुत्ता है, कोई बिल्ली है, कोई गधा है, कोई हाथी है, कोई घोड़ा है। इंसानों में जाति नहीं होनी चाहिए। इंसान तो इंसान है। अगर भगवान या कोई अल्लाह या कोई वाहिगुरु या कोई भी है प्रकृति, अगर इंसान को अलग बनाकर भेजती तो उनके अलग करती। किसी की 4 आँख देती, किसी के 4 हाथ देती, किसी को 2 मुँह देती, किसी का अलग डिफरेंट बनाती ना, या लिख के भेजती।
कि ये ब्राह्मण जाति का आदमी है, ये क्षत्रिय जाति का आदमी है, ये इस जाति का आदमी है। तो कुदरत ने तो कुछ ऐसा करा नहीं, प्रकृति ने तो ऐसा कुछ नहीं करा। तो आप लोग आपने धर्म ग्रंथ तो पढ़ा होगा ना अपना? देखिए, बिल्कुल पढ़े हैं, क्यों नहीं पढ़े हैं, सब कुछ आपका धर्म ग्रंथ क्या है? देखिए, मेरा जो धर्म ग्रंथ में जिसको मानता हूँ, मैं तो भारत के संविधान को मानता हूँ, और फिर मैं बुद्धान धम्मा को मानता हूँ, क्योंकि मैं बुद्ध का मानने वाला आदमी हूँ। इस देश में बुद्ध ने जो क्रांति लेकर आए हैं, बुद्ध पहले सामाजिक परिवर्तन के योद्धा हैं। पहले बुद्ध, उन्होंने जो मानव एक समान की बात करी है, उसके बाद बहुत सारे लोग आए हैं। बुद्ध पूरी दुनिया के अंदर है आज की डेट में। बुद्ध ने कभी भी इंसान से नफरत करना नहीं सिखाया। बुद्ध ने कभी, आपने कहा बुद्ध पूरी दुनिया में है, तो जो बुद्ध धर्म है वो भारत में कैसे डिक्रीज हुआ, कैसे उसका पतन हुआ, कैसे, मतलब देखिए, जब बुद्ध में भारत है तो इस पे तो एक लंबी चर्चा हो जाएगी। एक षड्यंत्र के और एक चक्रव्यूह के अकॉर्डिंग उसको ख़त्म किया गया है। सम्राट अशोक के समय में ये बुद्ध में भारत था, अखंड भारत था। उसके बाद धीरे धीरे कुछ लोगों ने बौद्धिस्टों को मारा, उनके लिटरेचर को जलाने का काम किया, उनकी सारी जितना भी इतिहास है उसको जलाने का काम किया, डिस्ट्रॉय करने का काम किया। तो लंबी चर्चा है इसमें। तो एक्चुअली में जो लोग केवल अंधविश्वास पर विश्वास करते हैं, जो लोगों को स्वर्ग नरक का रास्ता दिखाते हैं, जो लोगों को परलोक दिखाते हैं, जो लोगों को कहते हैं कि मुक्ति दिलाने का काम करते हैं, खामोखा की मुक्ति दिलाने का, तो वो लोग नहीं चाहते कि कोई सच्ची बात उनके सामने आए। अच्छा, आप के घर में जो मतलब कितनी पीढ़ी ने, मतलब पहले आप लोग क्या हिंदू थे, खुद को हिंदू मानते थे? नहीं, हम तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के बाद ही बने होंगे। अच्छा, हाँ। तो आपको याद है कि आप कभी मंदिर गए हों? नहीं, बिल्कुल, जब छोटे थे तो जाते थे मंदिर हम। कौन सा मंदिर पता नहीं, अब तो याद नहीं है कौन से मंदिर जाते थे। हमारे गांव में भी एक मंदिर था, वहाँ जाते थे। मगर हमारे पिताजी बताते थे कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के विषय में बताया, फिर पढ़ा हमने। फिर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के सब सारा कुछ पढ़ने के बाद पता लगा कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने हमें बौद्ध धम्म क्यों दिया। 14 अक्टूबर 1956 को बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने हमको एक व्यवस्था बना के दी, क्योंकि जो हिंदू धर्म में जो 4 वर्ण हैं, सबसे पहले तो हम वर्ण में आते नहीं हैं, हम तो अनटचेबल हैं। तो उनके बाद भी बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर कहा कि अगर तुम यहीं पर पड़े रहोगे, इस चक्रव्यूह में पड़े रहोगे, तो फिर आप अपना उद्धार नहीं कर पाओगे, इस चक्कर में पड़े रहोगे, क्योंकि यहाँ चक्रव्यूह है, ये चक्रव्यूह से कोई निकल नहीं सकता है। तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने व्यवस्था दी, आपको पैरेलल व्यवस्था दी कि आप बुद्ध के रास्ते पर चले जाना, शुद्ध के रास्ते पर चले जाना, एजुकेशन की तरफ चले जाना, तो आप अपनी पीढ़ियों का उद्धार कर पाओगे। अभी जब आप कोई फॉर्म भरते हैं तो उसमें क्या, मतलब क्या धर्म में क्या टिक करते हैं आप? बौद्धिस्ट करता हूँ मैं। बौद्धिस्ट? हाँ, मैं बौद्धिस्ट लिखता हूँ हमेशा शुरू से बौद्धिस्ट लिखता हूँ मैं, हमेशा से बौद्धिस्ट लिखता हूँ। अभी हमने चंद्रशेखर जी का एक वीडियो देखा तो उन्होंने कहा हम हिंदू टिक करते हैं। वो जो टिक करते हैं, जो कौन क्या टिक करता है वो मुझे नहीं पता, पर मैं बौद्धिस्ट करता हूँ। मैं बौद्धिस्ट करता हूँ और मुझे गर्व है अपना अम्बेडकरवादी होने पे, मुझे गर्व है। और जो एससी समाज है वो किस पे टिक करता है? देखो, एससी समाज जो है उसको बौद्धिस्ट पे करता है, जो अभी भी हिंदू रीति रिवाज से काम करते हैं अपने। सारे एससी बौद्धिस्ट नहीं है। अच्छा, सारे एससी एसटी बाबा साहब को भी नहीं मानते हैं। अच्छा, आपको लगता हो तो। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकरवादी बनना, मैं हमेशा कहता हूँ, IAS, PCS, इंजीनियर, प्रोफेसर, जज, वकील, इस देश में MLA, MP या मिनिस्टर बनना आसान है। अम्बेडकरवादी बनना बहुत टफ है उनसे ज़्यादा। अम्बेडकरवादी का काम है कि गलत के खिलाफ आवाज़ उठाना, शोषण के खिलाफ आवाज़ उठाना, न्याय की बात करना, समता, सप्तनता, भाईचारे की बात करना, विज्ञान की बात करना, तर्क की बात करना। तो ये है अम्बेडकर की बात। चैप्टर आपका ये भी है कि आपके जो रिश्ते संबंध थे कभी, वो चंद्रशेखर जी के साथ थे। थोड़ा बताएंगे क्या था, वो यादें हैं कुछ? हाँ ने बिल्कुल। 2017 से चंद्रशेखर जब जेल में था तो चंद्रशेखर के वहाँ से फ़ोन आया था कि भाई ऐसे ऐसे आज वो परेशानी में है, तो आपकी मदद की ज़रूरत है। हम लोग पहले से एक्टिविस्ट हैं और उस समय मैं नीली क्रांति चलाता था, एक संगठन था नीली क्रांति। आपका एक नीली क्रांति था? नीली क्रांति संगठन था, जो एडवोकेटों का संगठन था। तो हम लोग मिलने गए, जेल में मिलने गए, फिर उनकी मदद करी, जो भी मदद हो पाई, और यहाँ तक कि उनको निकालने का काम भी किया। निकालने का काम करने के बाद में, और उन्होंने भीम आर्मी संगठन बना रखा था, तो हमने प्लान किया था कि क्योंकि सामाजिक संगठन, देखो राजनीतिक पार्टी बहुजन समाज पार्टी हमारी पहले से थी, तो 2017 में आप BSP में जुड़े थे? नहीं, मैं तो BSP पे 95 से जुड़ा हूँ। 95 से जुड़े हैं? 95 से बहुजन समाज पार्टी में जुड़ा हूँ। 2012 में मैं जिला अध्यक्ष था दिल्ली में। लक्ष्मी नगर एक विधानसभा वो जिला है, वहाँ का, तो मैं जुड़ा हुआ था। फिर बीच में मैं हट गया था। मैं अपने वकालत का, मतलब अपने एडवोकेसी का काम कर रहा था, और फिर अब मैं एक संगठन चला रहा था। बहुत सारे कारण हो सकते हैं उसके।
तो उस समय मैं नीली क्रांति एक एडवोकेट से बहुत सारे एडवोकेटों को इकट्ठा कर रखा था कि कहीं कहीं एट्रोसिटी जो तो उन पर काम करना है या लोगों के कुछ और समस्या उन पर काम करना है, तो ऐसा मैं काम कर रहा था। तो उसी समय चंद्रशेखर भी एक मीटिंग में मुलाकात हुई थी। तो कहाँ मुलाकात हुई थी? मुलाकात दिल्ली में ही हुई थी एक बार पहले, तो फिर ज़्यादा हमारी मुलाकात नहीं हुई थी। ये मुलाकात कैसी, मतलब क्या, किसने फ़ोन किया, कैसे आप लोग? नहीं, एक यहाँ पर एक जाटव साहब थे, अभी एक्सपायर हो गए हैं वो। तो उन जाटव साहब ने एक सुप्रीम सोसाइटी बनाई थी, तो उसमें सब लोगों को बुलाया था, सारे संगठनों को बुलाया था। तो वही समस्या, अपने समाज की समस्याओं को लेकर, तो उसमें चंद्रशेखर भी आया था और उसमें मैं भी था। तो मैं सबसे पहले, मेरे को बोलने का मौका मिला था क्योंकि मैं नीली क्रांति से था। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने हमेशा बोला कि कलम का सहारा लीजिए, संविधान का सहारा लीजिए, तो हम उसी का सहारा लेकर देश में क्रांति लेके आ सकते हैं। तो मगर चंद्रशेखर ने कहा नहीं, हम लट से क्रांति लेंगे। नहीं, आपकी पहली मुलाकात कैसी रही, क्या बातचीत हुई? बातचीत यही हुई थी कि हम लट से क्रांति लेंगे, आप लेना, आप कलम और संविधान से क्रांति लेना। उनका तेवर ऐसे था। हाँ। फिर बाद में पता लगा कि भी वकालत वगैरह भी कर रहे हैं। तो उसके बाद फिर कुछ दिन के बाद पता लगा कि वही चंद्रशेखर था जो दिल्ली में मिला था। तो वो ऐसे वहाँ सारंगपुर सब्बीरपुर में झगड़ा हो गया, तो उसको जेल में पहुंचा दिया है। ये मुलाकात 17 से पहले की है? कब है? ये 17 के उसमें ही था। ये शायद मुझे लगता है फरवरी जनवरी की होगी मुलाकात। और उसके बाद में ये आपकी मुलाकात के बाद शब्बीरपुर कांड हुआ? कांड हुआ। बहन जी राज्यसभा में थी? बहन जी राज्यसभा में थी उस समय। तो जब कांड हुआ तो उसके बाद इनको जेल में डाला गया। जेल में डालने के बाद में सब लोगों ने साथ छोड़ दिया। ठीक है। इवन यहाँ तक कि कोई इनसे मिलने नहीं जाता था, क्योंकि जिसका नाम लेते थे वो सब वो जेल में पहुँचा देते थे उनको, पुलिस वाले। मगर हमने हिम्मत करी, क्योंकि हम पहले से ही लड़ाकू हैं और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को मानते हैं। तो हम गए जेल में मिलने। 3 लोग हुआ करते थे। एक मैं हुआ करता था, एक बालकराम बौद्ध हुआ करते थे, एक संजीव थे। संजीव वो पहले बौद्ध लगाने लगे, मगर संजीव वो थे, वो अभी एक्सपायर हो गए हैं, दुनिया में नहीं है। उन्होंने बहुत मदद करी थी। तो हम 3 लोग जाया करते थे सारंगपुर जेल में, और लगभग 50 बार जेल में गए होंगे। सुबह सुबह निकलते थे यहाँ से, मुलाकात करते थे और इनका मनोबल बढ़ाते थे। ये जान सकता हूँ आप क्यों उनका मनोबल बढ़ाते थे? ऐसा क्या हो गया था? ऐसा कुछ नहीं था। एक समाज का लड़का है, लड़ रहा है, और खामोखा पुलिस ने डाल दिया है उसको, शोषण कर रहे हैं उस पर। तो इसलिए था हमारा बीइंग एडवोकेट, तो जाना ही था। फिर मदद करी, बहुत ज़्यादा मदद करने के बाद में, और मदद करने के बाद में यहाँ तक कि फिर 2018 में निकालने का भी बात की और निकलवाया हम लोगों ने। निकलवाने के बाद जब चंद्रशेखर आया तो फिर मुझे दिल्ली का यहाँ का प्रभारी बनाया गया। और प्रभारी बनाया तो काम किया, लोगों को जागरूकता चलाने का प्रभारी भीम आर्मी से आप बने? भीम आर्मी का भीम। और आपका संगठन भी चला? हाँ, हमारा ये था, हमारा ये उनसे कमिटमेंट था सब लोगों का कि बहुजन समाज पार्टी हमारी पार्टी है। वो भी बहुजन समाज पार्टी को अपनी पार्टी मानते थे। चंद्रशेखर कहते थे हमारी पार्टी बहुजन समाज पार्टी। बहुजन समाज पार्टी मेरी पार्टी है। मेरे पिताजी ने बामसेप में काम किया है। मैं बहुजन समाज पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। भीम आर्मी जो सामाजिक संगठन होगा, कहीं भी शोषण होगा तो आप वकील हैं। मैं वो भी वकालत कर रहा था शायद, तो हम वकील होंगे सारे, बहुत सारे लोग होंगे, तो शोषणों के खिलाफ हम काम करेंगे। और वहाँ से नौजवानों को तैयार करके हम पार्टियों में या फिर भेजने का काम करेंगे, जो नेता बनने का काम है। ये हमारा कमिटमेंट था। मतलब ये हुआ कि आप लोगों ने, जैसे बीजेपी के पास आरएसएस है, ऐसे आप लोगों ने बीएसपी के लिए एक सामाजिक संगठन तैयार किया। ये आरएसएस से तो मैं कंपेयर नहीं कर पाऊंगा, आरएसएस से कंपेयर नहीं करना मेरे को, क्योंकि सामाजिक संगठन, हाँ, सामाजिक संगठन। हम अम्बेडकरवादी संगठन बनाना चाहते थे। अम्बेडकर के विचारों पर भारत को बनाना चाहते थे। अम्बेडकरवादी नौजवान बनाना चाहते थे। नौजवान कैसे अपना कंडक्ट कर रहे हैं, कैसे समाज में काम करें, नौजवानों को क्या करना चाहिए, पढ़ना चाहिए, ये सब कुछ करना चाहिए था। भीम पाठशाला भी उधर चलाने का था पूरा। तो ये था हमारा पूरा। बट बाद में क्या हुआ कि कुछ दिन के बाद में उन लोगों को, चंद्रशेखर को ही लगा कि भाई मेरा सपना तो कुछ और है, चंद्रशेखर का सपना कुछ और था, राजनीति में जाने का। तो ये लोग तो मुझे राजनीति नहीं करने देंगे। तो धीरे धीरे हम लोगों को थोड़ा साइड करने लगा। और साइड करने के बाद में फिर उन्होंने अपनी एक पार्टी बना ली। और जिस दिन उन्होंने पार्टी बनाई, उससे पहले एक आंदोलन भी दिल्ली में हुआ, रविदास टेम्पल आंदोलन, संत गुरु रविदास टेम्पल। तो उसमें 96 लोग गए थे, इंक्लूडिंग चंद्रशेखर आज़ाद जेल में गए थे। तो उसमें हमारी टीम थी, पूरी हमारी टीम थी। महमूद राजा थे और वकीलों को मैंने इन्वाइट किया। उन सब ने उनको छुटाने का काम किया। तो उस समय इन लोगों ने सोच लिया कि हम पार्टी बनाएंगे। तो मैंने डिसाइड कब सोचा? ये 2018 में। अच्छा, अक्टूबर 2018 में सोचा होगा। 2000 आपको कैसा लगा सुन के? नहीं, बहुत ख़राब लगा, बहुत ज़्यादा ख़राब लगा, क्योंकि हमारी पार्टी तो बहुजन समाज पार्टी है। मानव काशीराम साहब, आदरणीय बहन कुमारी मायावती ने खून पसीना से बनाई है। लाखों लोगों, करोड़ों लोगों ने उस पर अपनी कुर्बानी दी है। और नेशनल लेवल की पार्टी है। तो नेशनल लेवल की पार्टी
को आगे ना बढ़ाने की सिवा अपनी तुम पार्टी बनाओगे तो भाई तुम तो फिर 40 साल तुम्हें दोबारा लगेंगे 40 साल करने के लिए। समाज ने बड़ी मुश्किल से एक पार्टी बनाई है जिस पे विश्वास करता है, हाथी पर विश्वास करता है। और हाथी जो चुनाव चिन्ह है वो माननीय काशीराम साहब ने बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर से लिया है। जो नीला जो चुनाव चिन्ह है, जो ब्लू है, वो भी बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने दिया है। तो जो विरासत हमारे पास लेगेसी है, उस लेगेसी को छोड़कर तुम अगर अपना कुछ बनाने का काम करोगे तो भाई फिर तो तुम समाज को बांटने का काम करोगे। तो हमारा ये टकराव था। क्योंकि आप करीबी थे, क्या कोई ऐसा साक्ष्य है कि वो बसपा से भी कभी जुड़े रहे? नहीं, देखो वो कहते हैं, क्लेम करते हैं कि मैं बसपा, वो तो अभी भी कई इंटरव्यू में बोला कि मेरे पिताजी बामसेब के थे और वो थे। उन्होंने भी कहा कि मैं बसपा का झंडा मेरे वहाँ पे लगा हुआ था। वो सब करते थे, क्लेम करते थे। मोस्टली लोग तो वहीं से बसपा से ही बिलोंग करते थे। अच्छा, क्या वो जब पार्टी बना रहे थे या बना लिया आसपास कभी बहन जी से भी कोशिश कर रहे थे इस तरह की गतिविधि कुछ मिलने जुलने की 2020-18 में? नहीं, ऐसी कोई ट्राई नहीं करी गई है मेरे सामने, तो कोई ऐसी ट्राई नहीं करी गई है। क्योंकि 2019 में उन्होंने पार्टी बनाई है, 15 मार्च जहाँ तक मुझे लगता है 20 में या 19 में, आज 20 में बनाई होगी उन्होंने। तो 15 मार्च 2020 को उन्होंने पार्टी अपनी बनाई है। और पार्टी बनाने के 2018 में तो निकल कर आए थे, 2019 में 2020 में बनाई है, बिल्कुल सही है। तो 2020 में जब पार्टी बनाई थी उन्होंने, तो पार्टी बनाने के बाद में वैसे अक्टूबर 2019 से ही मेरा उनसे कोई भी लेना देना नहीं है आज तक। अच्छा, कभी नहीं। आपने 2018 से कोई संपर्क नहीं रखा? 2019 से 2019 से हाँ 2019 अक्टूबर से, जब वो निकल कर आए थे, अक्टूबर नवंबर में निकल कर दिल से आया, चंद्रशेखर आए थे। इस बात की नाराजगी है आपको? मेरे कोई नाराजगी नहीं है, मेरी कोई नाराजगी नहीं है। नाराजगी क्या होती है? वो भी फ़ोन नहीं कर रहे हैं? नहीं, मेरे को जरूरत भी नहीं है। क्या जरूरत है फ़ोन करने की? क्या जरूरत है? उनके अलग रास्ते हैं, मेरे अलग रास्ते हैं। मैं बहुजन समाज पार्टी को अपनी पार्टी मानता हूँ। मैं आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी को अपना नेता मानता हूँ। मैं माननीय काशीराम साहब को अपना आदर्श मानता हूँ, बाबा साहब को अपना आदर्श मानता हूँ। मैं बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के सपनों के भारत बनाने की बात करता हूँ। उन्होंने एक अपनी पार्टी बना रखी है, वो अपनी पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, अपनी पार्टी में जो भी करना करें वो, तो कोई नाराज़गी नहीं है। क्या नाराज़गी है? नाराज़गी तो कोई मतलब ही नहीं है। हाँ, ये है कि मैं अच्छी तरह कह रहा हूँ कि मैंने उनकी मदद करी है। करी मदद? हाँ, मदद करी। शुक्र मानते हैं इसका? नहीं, माने मत माने कोई फ़र्क नहीं पड़ता इस बात से। क्या फ़र्क पड़ता है? फ़ोन भी नहीं किया उन्होंने? कोई जरूरत भी नहीं है फ़ोन की, कोई जरूरत भी, मुझे नंबर भी नहीं है, ना कोई जरूरत है कभी। अब प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, मैं कभी फ़ोन थोड़ी करते हैं मेरे को। अब कोई कुछ भी बन जाए तो उससे क्या लेना देना, ये अलग बात है। अगर उनको जरूरत पड़ेगी दोबारा कभी लाइफ में, तो मुझे लगेगा कि मुझे साथ देना चाहिए, तो मैं फिर खड़ा हो जाऊँगा। अगर उन पर कोई शोषण करेगा किसी भी आदमी पे, चंद्रशेखर छोड़ो, चंद्रशेखर के तरह जितने भी लोग काम कर रहे हैं, बीइंग एडवोकेट, अगर किसी को जरूरत पड़ेगी तो मैं करूँगा। और आपको जानकर एक होगा कि मैंने जयप्रकाश जो है, जयप्रकाश का भी मैंने केस लड़ा, उनको भी मैंने बरी कराया है। जी। क्या केस था उनका? उनका केस था, एक दिल्ली में केस उनका हो गया था कि वो कहीं से आ रहे थे तो उनकी गाड़ी पकड़ी गई थी, उसमें राइफ़ल थी, तो जिसकी राइफ़ल थी वो नहीं वहाँ पे था, तो वो केस था। पर मैंने वो बरी कराया, उनको पूछना आप। और मैं बहुत सारे भीम आर्मी के जो लोग थे उनके मैंने केस लड़े हैं। मैं अभी सूरज बौद्ध है, उनके केस लड़े हैं, मैं उनका केस लड़ रहा हूँ, फ्री ऑफ कॉस्ट लड़े हैं। सब पूछ लेना किसी से। जी का क्या है? उनका केस है, उनका एक, वो भी आंदोलन कर रहे थे, भीम आर्मी के लिए आंदोलन कर रहे थे कहीं। अच्छा, वो भीम आर्मी में थे? पहले भीम आर्मी में थे। तो एक केस हुआ है कि वो हमारी बहन थी, उसके साथ रेप कर दिया था। अच्छा। हाँ, जो वो मनीषा वाल्मीकि, तो उनके लिए कुछ प्रदर्शन कर रहे थे, तो दिल्ली पुलिस ने उनके खिलाफ केस कर दिया। सूरज बौद्ध अभी कहाँ? एएसपी के साथ? नहीं, अब तो अलग हैं, वो इंडिपेंडेंट हैं, वो बड़े बुद्धिजीवी साथी हैं, एडवोकेट हैं वो साथी। फिर भी हम उनका केस लड़ रहे हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट लड़ रहे हैं। और उनमें कई भीम आर्मी के भी लोग हैं, तो हमें नहीं लेना देना कौन क्या, समाज के लोग हैं, तो हम उनका फ्री ऑफ कॉस्ट केस लड़ रहे हैं। आप पूछना उन लोगों को। तो ये हमारा काम है, क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की वजह से हम वकील बने हैं, तो जितने लोगों की मदद कर सकते। तो आपने कभी कन्विंस नहीं किया कि चंद्रशेखर क्या पार्टी वार्टी छोड़ो, आप बसपा में आओ? देखिए, मैंने तो उनसे बहुत कुछ किया, जितना मैं उन चंद्रशेखर के सामने अपनी बात रखता था, शायद किसी की हिम्मत भी नहीं इतनी बात करें, क्योंकि डिक्टेटरशिप है ना वहाँ। तो वो बहन जी को बोलते हैं डिक्टेटरशिप, बहन जी ने तो बहुत न्यायप्रिय नेता है बहन जी। तो वहाँ एएसपी में डिक्टेटरशिप है, उसके करैक्टर में डिक्टेटरशिप है, चंद्रशेखर के करैक्टर में डिक्टेटरशिप है। क्या करते हैं डिक्टेटरशिप? जैसे मैं बड़ी कुर्सी पे बैठूंगा, ठीक है, तो हमने मना करा, उस समय हमने मना करा कि भाई ये बड़ी कुर्सी पे नहीं बैठना है, सब समान है, सब समान की तरह बैठने हैं। तो उन्होंने कहा कि नहीं, बड़ी कुर्सी पे बैठूंगा जब तो बड़ा आदमी बनूंगा। बड़ी माला पहनना, अब उन्होंने शायद माला और कुर्सी छोड़ दी है। फिर संविधान की बात आई, तो एक बार क्या हुआ कि दिल्ली में जितनी भी यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस होती थी, तो सब हमका इंतजाम हम करते। दिल्ली में जितना भी प्रोग्राम होते थे, सबको पता है कि मैं उनका हाँ इंतजाम करता था सबका। तो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, प्रेस कॉन्फ्रेंस होने के बाद में
प्रेस कॉन्फ्रेंस होने के बाद में चंद्रशेखर ने बोल दिया कि भाई अयोध्या में कुछ मुस्लिम समाज के नौजवानों को, मुस्लिम समाज के परिवारों को पलायन कर रहे हैं वहाँ से और उनको मारा जा रहा है। तो यहाँ से चंद्रशेखर ने बोला कि मैं अयोध्या आ रहा हूँ। ये 2018 की 19 की बात है। तो अब बोल दिया तो हम लोग बोले कि भाई तुमने क्यों बोला, ऐसा तो कोई डिसाइड हुआ नहीं था, आपको अपने स्टेटमेंट रखना था। उन्होंने बोला कि नहीं, बोल दिया, ऐसा थोड़ी होता है। फिर उसी दिन हमने फ़्लाइट की टिकट कराई और मैं और चंद्रशेखर, शायद चंद्रशेखर पहली बार उस दिन फ्लाइट में बैठे होंगे। अच्छा, पहली बार। कौन सा वो साल था? वो 2019 होगी, मेरे पास डेट रखी हुई है वो सारा। तो मैं और चंद्रशेखर लखनऊ गए। एक हमारे साथी भी थे, एक हमारे जो बहुत ही बुद्धिजीवी साथी हैं, क्रांतिकारी साथी हैं और बहुजन समाज पार्टी में वो पहले रहे भी हैं। बहुजन समाज पार्टी के कद्दावर नेता रहे हैं। और दद्दू प्रसाद जी के घर रुके। रुकने के बाद उन्होंने सारा इंतजाम किया। दद्दू प्रसाद जी तो थे नहीं, मगर उनके परिवार ने, उनकी मिसेज ने वहाँ पूरा हमारा इंतजाम किया और गाड़ियाँ की व्यवस्था की। गाड़ी के माध्यम से फिर हम अयोध्या गए और अयोध्या जाने के बाद में वहाँ के डीएम और वहाँ के एसएसपी से बात की मैंने और वहाँ पे सारा कुछ हुआ। वो सब फ़ोटो पड़े हुए हैं, सारा कुछ है। और वहाँ पर एक मैसेज दिया कि हाँ, चंद्रशेखर यहाँ पर मुस्लिमों की बात रखने के लिए आए हैं। और वहाँ से फिर शाम को हम फ़्लाइट से दिल्ली आ गए। जब मैं फ़्लाइट में आ रहा था तो मैंने इनसे कहा कि दिल्ली में मैं संविधान यात्रा निकालना चाहता हूँ, कॉन्स्टिट्यूशन अवेयरनेस कैंपेनिंग निकालना चाहता हूँ। तो इन्होंने कहा था कि क्या संविधान होता है, कि संविधान से पूरा देश चलता है और संविधान एक मिनट, बहुत बड़ी बात कर रहे हैं आप। चंद्रशेखर वकील हैं, आप उनको कह रहे हैं कि वो ऐसे कहेंगे क्या संविधान? हाँ बिल्कुल। देखो, जब तो लठबाज थे वो, मैं ये कहूँगा लठबाज थे और लठ पर विश्वास करते थे। केवल ये जो उनको मिला है वो उनकी, मुझे लगता है कि उन्होंने कभी सोचा नहीं होगा इतना कुछ मिल जाएगा। अच्छा, हाँ, सोचा ही नहीं था। हाँ, उनको ये था कि एक ग्रुप बनाना है, बस ग्रुप जो ऐसे एट्रोसिटीज होंगी उनके खिलाफ काम करना है बस। ठीक है। तो बहुत कुछ मिल गया उनको, बहुत कुछ मिल गया है और उसको देने के लिए वो जो मिला है उसमें लाखों नौजवानों की भूमिका है। कुछ लोग, कुछ परिवार तो ऐसे हैं, जब हम सहारनपुर जाते थे जिन्होंने अपने भाई खोए हैं इस आंदोलन में, अपने परिवार तक कुर्बान किए हैं। लोगों ने अपनी नौकरी तक कुर्बान करी है। लोगों ने अपनी पूरी जवानी कुर्बान कर दी है। लोगों पे एफआईआर है, लोगों पे क्या क्या नहीं है। केवल चंद्रशेखर नहीं, बहुत सारे लोगों ने किया। एक चंद्रशेखर जी की पार्टी पे आने से पहले जो शब्बीरपुर कांड था, क्या बहन जी ने कभी चंद्रशेखर को सपोर्ट किया, बयानों से या कैसे भी? 100% सपोर्ट किया। अच्छा। जब शब्बीरपुर का कांड हुआ तो आदरणीय बहन कुमारी मायावती ने राज्यसभा के अंदर अपनी बात रखने का काम किया। जब राज्यसभा में बहन जी को बात नहीं रखने दी तो बहन जी ने शब्बीरपुर के लिए अपनी राज्यसभा की कुर्सी पर ठोकर मारने का काम किया। फिर बहन जी बाई रोड शब्बीरपुर गई कि वहाँ हमारे नौजवानों का, हमारे लोगों का मनोबल न टूटे। बहन जी खुद गई और बहन जी गई वहाँ पे, उनको मैसेज दिया कि किसी भी व्यक्ति से अगर कुछ करने की कोशिश करी तो बहन कुमारी मायावती और बहुजन समाज पार्टी जिंदा आज की। तो बहन जी ने बहुत कुछ किया, क्यों नहीं किया? बहन जी पे मैं आऊँ इससे पहले, जो एएसपी बनी है, क्या उससे बीएसपी को नुकसान होगा? देखिए, ऐसा है, बहुजन समाज पार्टी की जो विचारधारा है वो बहुजन समाज पार्टी की विचारधारा, और जो बहुजन समाज पार्टी बनाई है वो मानव काशीराम साहब ने बनाई है। बहुजन समाज पार्टी की जो विचारधारा घर घर में गई हुई है उसकी जगह कोई पार्टी नहीं ले सकती है। बहुजन समाज पार्टी में ही वो ताकत है जो 4 बार उत्तर प्रदेश में बहन जी ने शासन करके दिखाने का काम किया है। कोई भी नई पार्टी आ जाए वो बहुजन समाज पार्टी का कभी मुकाबला नहीं कर सकती है, कभी नहीं मुकाबला नहीं कर सकती है, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी का काडर है। बहुजन समाज पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता हैं और जितने भी उनके पदाधिकारी हैं वो बहुत कैडराइज हैं, बहुत ईमानदार हैं और बहन जी पर विश्वास करते हैं। आप ये बात तब कह रहे हैं जब बीएसपी का जो ग्राफ है वो गिर रहा है? देखिए, ग्राफ गिरता रहा है, कोई बात नहीं, वो कुछ सीटें नहीं जीत सकते हम, वो अलग बात है, मगर जो विचारधारा है वो बहुत स्ट्रॉन्ग विचारधारा है। अच्छा। इस देश में दूसरी पार्टी भी ये जानती हैं कि अगर कैडर है कहीं पर तो बहुजन समाज पार्टी में। वो कैडर को लगाने के लिए बहन जी ने और माननीय काशीराम साहब ने पूरा जीवन दिया है। उस कैडर के हम भी लोग हैं। अब उस कैडर के लोग अगर पार्टी से दूर चले जाते हैं, बीजेपी में चले जाते हैं, कांग्रेस में चले जाते हैं, तो कैडर नहीं भूलते हैं, उस कैडर को याद करते रहते हैं। यहाँ भाईचारा है, यहाँ मोहब्बत है, यहाँ लगता है कि हम कुछ काम कर रहे हैं। आप ऐसी मोहब्बत नहीं लेके आ सकते, ऐसा नेता नहीं लेके आ सकते। तो नेता आपको आपके साथ में गुस्सा भी हो जाएगा और नेता फिर आपको प्यार भी करेगा और आपको बड़ी बड़ी ऊंचाई देगा। बहन जी को लेकर लगातार कहा जा रहा है कि बहन जी अब उस तरह से एक्टिव नहीं, शब्बीरपुर कांड के दौरान हुई, अब उस तरह से उनका तेवर नहीं है, सही से चुनाव भी नहीं लड़ते हैं, तमाम आरोप आपने देखा होगा लगा रहे हैं लोग। क्यों ऐसा हो रहा है बीएसपी के साथ? ऐसा क्या हो गया, लोग जानना चाहते हैं।
ऐसा कुछ नहीं है। देखिए बहन जी हमेशा से संविधान के दायरे में रहकर अपना काम करती हैं। आप उनकी स्पीच देख लीजिए, बहन जी कभी भी किसी भी नेता के खिलाफ कुछ उल्टा सीधा नहीं बोलती हैं। बहन जी इस देश में न्यायप्रिय नेता हैं। बहन जी संविधान का पूरा पालन करती हैं। तो जो संविधान के दायरे में जितने आंदोलन होते हैं बहन जी उनकी परमिशन देती हैं। कभी बहन जी से कितनी बार मिले होंगे आप? बहन जी से 2 साल में मिलने का मौका कम से कम 7-8 बार तो मेरे को मिल गया होगा। कुछ आशीर्वाद भी देती हैं आप? हाँ बिल्कुल बहन जी, जब बहन जाते हैं तो कई बार मौका मिला है बहन जी के चरण स्पर्श करने का। और बहन जी ने आशीर्वाद दिया है। तो अभी इसी साल में 2 साल में 2024-25 में ही कम से कम 4 बार तो मिल चुका हूँ मैं। तो जो लोग कहते हैं कि नहीं मिल सके, अभी मैं 29 तारीख को मिला, 17 तारीख को मिला, दिल्ली चुनाव के वक्त मिला। अभी हम 1 मार्च को मिलके हम अभी आ रहे हैं बहन जी से। मिलते हैं बहन जी के, जब काम होता है तो बहन जी बुलाती हैं तो जाते हैं। तो बहन जी सब लोगों से मिलते हैं। चंद्रशेखर जी, ऑल इंडिया मीटिंग हुई थी जिसमें पूरे देश के लोग आए थे, सबसे बहन जी मिली थी, सबसे बहन जी। चंद्रशेखर जी ऐसा क्यों कह रहे हैं उनसे बहन जी नहीं मिलती हैं या फ़ोन भी करने की बात कर रहे हैं? ये सब स्टंट है, कुछ नहीं है। देखो पब्लिसिटी लेने का है, समाज के लोगों में भ्रम फैलाने का है कि बहन जी मिलती नहीं है, बहन जी तो भैया पैसे से मिलती है, उससे मिलती है। ये सब भ्रम फैलाने का काम है, अपनी पार्टी को आगे बढ़ाने का काम और कुछ नहीं है। और बहुजन समाज पार्टी के नेता को नीचा दिखाने वाली बात। इस मुद्दे पर आपने एक बार बात भी कही थी कि भैया मिलना है तो फिर मिले ही रास्ता है, ऐसा? नहीं, अभी तक तो कोई जवाब आया नहीं इसका। अच्छा, आपका इंतजार कर रहे हैं? नहीं, अभी तो कोई जवाब नहीं आया ना, क्योंकि उनको अपनी पार्टी तो विलय करनी नहीं है ना। अच्छा, पार्टी बनाई किस लिए? पार्टी इसलिए बनाई है कि बहुजन समाज पार्टी की जगह ले सके, बहुजन समाज पार्टी को खत्म कर सके। बड़ा ख्वाब देख रहे हैं? ख्वाब नहीं है ये षड्यंत्र है। ये ख्वाब नहीं है, षड्यंत्र है। क्या षड्यंत्र में कामयाब हो रहे हैं वो? देखिए आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने अभी नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाया है रामजी गौतम जी को। रामजी गौतम जी बहुत ही मतलब साधारण कार्यकर्ता से यहाँ तक गए हैं। दूसरे अभी कोऑर्डिनेटर बनाया, आज ही कोऑर्डिनेटर बनाया है रणधीर बेनीवाल जी को, वो भी बहुत साधारण कार्यकर्ता हैं। जब बहन जी साधारण कार्यकर्ता जयप्रकाश को बनाया था, उपाध्यक्ष बनाया था, जब बहन जी साधारण कार्यकर्ता को यहाँ तक लेके आ सकती है, तो अगर आप बहुजन समाज पार्टी में काम करते तो आप भी नेशनल कोऑर्डिनेटर बन सकते थे, है ना? आप भी तो बन सकते थे ना। क्या उन्होंने कोशिश नहीं की? आप तो अपनी पार्टी बना के समाज को बिखेरना चाहते हैं, समाज में दो फाड़ करना चाहते हैं। फाड़ कर पाएंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। क्यों कर पाएंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। देखिए उनकी भूमिका जो है वो लोग समाज समझ सकता है क्या है। बहुजन समाज वो सीरियस नेता नहीं है। सीरियस नेता बनने के लिए आज भी अगर प्रधानमंत्री इस देश में डरता है तो बहन कुमारी मायावती जी से डरते हैं। अगर बहन कुमारी मायावती की बात कोई मानता है इस देश में, ये कई सारे नेता ऐसे हैं, कई सारे नेता ऐसे हैं जो कोई बात मानता है तो बहन जी की बात मानता है। नहीं, कई सारे नेता ऐसे हैं जो बहन जी को लेकर आरोप कई सारे लगा रहे हैं। ईडी सीबीआई से डरती हैं, दौलत की बेटी हैं, क्यों ऐसे आरोप लग रहे हैं बहन जी पर? बड़ी नेता है, सम्मान तो उनका लोग करते हैं। देखो आरोप लगाने के तो किसी पर आरोप लगा सकते हैं। ईडी सीबीआई किसने मना किया है? किसने मना किया है? करे तो सही। कुछ ऐसा है ही नहीं तो क्या करेंगे? एक भी बहन कुमारी मायावती पहली नेता है जिस पर कोई केस नहीं है, कोई करप्शन का केस नहीं है, किसी चीज़ का केस नहीं है। बहन जी तो न्यायप्रिय हैं और वो संविधान पर विश्वास करती हैं। ये केवल रूमर्स फैलाने का काम करते हैं। ये लोग मूर्ति बनाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये 2.5-3 हज़ार करोड़ रुपए की मूर्ति बनाए कोई प्रॉब्लम नहीं है। बहन जी ने अगर महापुरुषों की अगर मूर्ति लगाने का काम किया है तो बहन जी बेकार होगी। बहन जी ने एजुकेशन पर काम किया है, बहन जी ने रोजगार पर काम किया है, रोड्स पर काम किया है, लॉ एंड ऑर्डर पर काम किया है, शासन प्रशासन अनुशासन पर काम किया है। बहन जी ने गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी बनाने का काम किया, बहन जी ने गौतम बुद्ध सर्किट बनाने का काम किया। उन्होंने हज़ारों लोगों की ज़िंदगी को मतलब अच्छा बनाने का काम किया, लाखों करोड़ों लोगों की ज़िंदगी को अच्छा बनाने का काम किया जब उनकी सरकार थी। और किसी की हिम्मत नहीं थी किसी की बदमाश की कोई कुछ प्रॉब्लम कर सके किसी बहन बेटी को और किसी को भी। तो बहन जी ने तो शासन ही दिया और दूसरे लोग भी मानते हैं कि बहन जी का जो शासन है वो बहुत अच्छा रहा है। तो जब ऐसे शासन करने वाले व्यक्ति को, ऐसे अनुशासित व्यक्ति को, ऐसे संविधान को मानने वाले व्यक्ति को अगर तुम ये कहोगे कि बहन जी की तो उम्र हो चुकी है, बहन जी तो अब कर चुका बहन जी ने, तो बहन जी से ज़्यादा उम्र तो नरेंद्र मोदी जी की है। उनसे तो मैं बोला नहीं कुछ भी। तो 3 बार प्रधानमंत्री बन चुके हैं। हाँ तो बन चुके हैं ना, तो उनकी उम्र भी तो मैं उम्र की बात कर रहा हूँ ना। मैं बहन जी 4 बार बन चुकी हैं। बहन जी तो 4 बार मुख्यमंत्री बन चुकी है ना। सबसे बड़े उत्तर प्रदेश की बनी है जहाँ से मोदी जी केवल एक MP हैं, वहाँ बहन जी शासन किया 4 बार। तो जो शासन 4 बार, इतिहास से सिर्फ कुछ सबक लेंगे आप लोग कि या सिर्फ उपलब्धियां ही गिनाते रहेंगे? नहीं, बिल्कुल सबक लेना है। देखो हर पार्टी चुनाव जीतने के लिए लड़ती है। हाँ जरूर मैं मानता हूँ इस बात के लिए कुछ गलतियाँ होंगी, बहुत सारी चीज़ें, कुछ लोगों ने सही बहन जी के निर्देशों को आगे नहीं फॉलो किया होगा।
बहन जी को सही जो रिपोर्ट है वो नहीं दी होगी, मैं मानता हूँ उस बात के लिए, मैं नहीं कर रहा था। मगर ऐसा नहीं है कि आदरणीय बहन कुमारी मायावती जानती नहीं है, सब जानती है बहन जी। आकाश जी को लेकर आपकी क्या राय है? आकाश जी अच्छे व्यक्ति हैं और आदरणीय बहन कुमारी मायावती ने उन पर विश्वास भी किया था और बहन जी ने जो भी निर्णय लिया उनके लिए समाज ने उनको स्वीकार किया है। बहन जी जब भी किसी के बारे में भी जो निर्णय लेती हैं, समाज के लोग और पार्टी के लोग उसको, क्या लगता है बगावत भी कर सकते हैं? ये तो मैं नहीं कह सकता। नेचर देख के क्या लगता है? नहीं, ये तो नेचर, मैं तो नेचर पढ़ने वाला आदमी नहीं हूँ, मैं तो कुछ नहीं कह सकता किसी के व्यक्ति में क्या कहा जा सकता है। तो मैं ये कुछ नहीं कह सकता हूँ कौन क्या कर सकता है, समय क्या कराता है। पर मेरे को ये लगता है कि अपने परिवार को छोड़कर नहीं जाना चाहिए। अच्छा, बीएसपी गठबंधन क्यों कर रही है? बहुजन समाज पार्टी हमारा से भागती क्यों है बसपा? देखिए, बहन कुमारी मायावती जी ने हमेशा अपने कार्यकर्ताओं को, नेताओं को समझाने की कोशिश की है कि जब भी हम गठबंधन करते हैं उसका फ़ायदा दूसरी पार्टी को होता है। हमारा जो वोट बैंक है, जो हमारा जो बेस वोट है, वो तो ट्रांसफ़र हो जाता है, मगर जो दूसरे पार्टियों के जो वोट्स हैं वो ट्रांसफ़र नहीं हो पाते हैं। क्या इसे आप प्रूफ कर पाएंगे? एक मिनट, क्या इसे आप प्रूफ कर पाएंगे? हरियाणा का ले लीजिए आप, हरियाणा का उदाहरण है कि हरियाणा के उदाहरण ये है कि जब हमने वहाँ पर अलायंस किया थी 2024 में, तो जो हमारा 6% वोट बैंक था वो तो 1.5% हो गया और जिनका 1.5% था उनका 6% हो गया, उनके 2 विधायक भी जीत गए। तो जहाँ भी हमने ये किया है वहाँ ऐसा कुछ हुआ है। एक एग्जाम्पल मैं आपको दूंगा 2019 चुनाव का, जिसमें आपके पास 10 MP जीत कर आए, गठबंधन की वजह से ही आए होंगे। देखो, वो हमारी अपने वोट बैंक था, हमारे लोगों ने सपोर्ट किया था। अगर उनमें इतनी ताकत थी तो हमारी वोट तो चली गई, मगर वो अपनी सीट भी क्यों नहीं जीत पाए? आप बताइए, वो तो खुद भी हार गए, डिम्पल यादव खुद भी हार गई थी। तो अगर ये कहना कि नहीं उनकी वजह से जीत पाए तो नहीं, ऐसे गलत बात है। तो उनके लोगों ने वोट ही नहीं दी, उनके लोगों तो मोदी जी को वोट दी थी। कैसे जीते मोदी जी वहाँ से? मोदी जी का इतना ज़्यादा वोट कहाँ से आया बताइए? जब बहुजन समाज के लोगों ने तो उनको गठबंधन को वोट बी टीम की परिभाषा क्या है आपकी नज़र में? देखो, बी टीम की परिभाषा जो लोग कहते हैं कि बीजेपी की बी टीम है, उन लोगों को पहले ये सोचना चाहिए कि बहुजन समाज पार्टी की एक विचारधारा है। बहुजन समाज पार्टी बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की टीम है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के सपनों का भारत बनाना चाहती है, इस देश में सबको न्याय देना चाहती है। मौजूदा सरकार जो बीजेपी सरकार है वो न्याय की बात ही नहीं करती है, ना तो वो सामाजिक न्याय की बात करती है, ना आर्थिक न्याय की बात करती है। तो वो हमारी जैसे कैसे हो सकती है? वो समता की बात नहीं करती है, वो समानता की बात नहीं करती है बीजेपी, और ना वो भाईचारे की बात करती है। वो तो हिंदू मुसलमान में लड़ाई कराना चाहती है। बहुजन समाज पार्टी तो दलित मुस्लिम की बात करती है। अगर सबसे ज़्यादा अगर अम्बेडकरवादी बात करते हैं तो वो मुस्लिम पर कोई अत्याचार होता है तो उसकी बात करते हैं। अगर कहीं भी दलित का अगर कोई बात हो या मुस्लिम की बात हो तो एक जगह खड़े होते हैं, तो कहाँ से बी टीम हो सकती है? ये तो रूमर है बीजेपी के लोगों का, आरएसएस के लोगों का। क्या गठबंधन करेंगे आगे? देखिए, बहन जी ने तो अभी मना कर रखा है गठबंधन करने के लिए। बहन जी ने तो बिल्कुल मना किया है गठबंधन करने के लिए। लोग कह रहे हैं गठबंधन बहन जी इसलिए नहीं कर रही, इससे बीजेपी जीतती रहे। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा बिल्कुल कुछ नहीं है। हमारी अपनी पार्टी है, बहन जी उसकी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और बहन जी जो करती हैं वो होता है। बहन जी किसी से नहीं डरती हैं, बीजेपी को छोड़ो, बहन जी किसी से नहीं डरती। बहन जी क्यों डरेंगे? निर्भीक है बहन जी। जभी तो आयरन लेडी है बहन जी कुमारी मायावती, जभी तो लाखों करोड़ों लोग उनको अपना आदर्श मानते हैं, जभी तो लाखों करोड़ों लोग उनको आदर्श मानते हैं अपना। अगर बहन जी डरती तो लाखों करोड़ों लोग इस देश में आदर्श क्यों मानते? बहन जी नहीं डरती हैं किसी से नहीं डरती बहन जी। बहन जी को जो निर्णय लेना वो लेती हैं। कितना नुकसान होगा, कितना फ़ायदा होगा, बहन जी कभी नहीं सोचती हैं, क्योंकि बहन जी मूवमेंट चला रही हैं, बहन जी आंदोलन चला रही हैं, जो महापुरुषों का आंदोलन है। इस आंदोलन को चलाना इतना आसान नहीं है। मैं संविधान पे आऊँ, आंदोलन को चलाना इतना आसान नहीं है। पहले क्या खत्म होनी, इससे पहले मैं संविधान पे आऊँ, पहले क्या खत्म हो, जाति या आरक्षण? पहले जाति खत्म होनी चाहिए। देखिए, आरक्षण को समझना पड़ेगा, समझाइए। और जाति को समझना पड़ेगा। इस देश में जो भी हो रहा है सब जाति के नाम पर हो रहा है, जाति और धर्म के नाम पर हो रहा है। अगर देश से जातियां खत्म कर दी जाएं, जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कोशिश की थी, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का एक किताब भी है उसमें, इनिलेशन ऑफ कास्ट। तो जब जाति अगर देश में खत्म हो जाएंगे तो फिर जाति के नाम पर जो लोग आरक्षण लंबे समय से ले रहे हैं, जो हजारों सालों से जाति के नाम पर आरक्षण ले रहे हैं, वो आरक्षण तो आपको दिखाई नहीं देता। और केवल आज़ादी के बाद अगर कुछ आरक्षण मिला है, आरक्षण भी 3 जगह है। एजुकेशन में आरक्षण है, नौकरियों में आरक्षण है, और पॉलिटिक्स में आरक्षण है SC ST के लिए। एजुकेशन आपने प्राइवेट कर दी, आप बच्चों को एजुकेशन दे नहीं रहे,
आप अनपढ़ बना रहे हैं तो वहाँ आपने ख़त्म कर दिया। कुछ लोग पढ़कर जा रहे हैं तो आपने सारे जितने भी डिपार्टमेंट थे वो तो अपने प्राइवेट कर दिए, तो प्राइवेट में तो रिजर्वेशन है नहीं। और राजनीति में जो जाते हैं, राजनीति में वो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जो पूना पैक्ट किया था उसके अकॉर्डिंग जा रहे हैं वो लोग। 131 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और हज़ारों की तादाद में जो हमारे विधायक जाते हैं तो वो पूना पैक्ट के अकॉर्डिंग जाते हैं। तो आरक्षण जो है वो कोई ऐसा नहीं है कि कोई भीख मांग रहा है, आरक्षण रिप्रेजेंटेशन है। अच्छा। हाँ, अगर हमारे लोग वहाँ जाएंगे नहीं तो अपनी बात कैसे रखेंगे? जो नाली साफ करता है वही तो जानता है कि नाली साफ कैसे होती है, क्या परेशानी आती है, वही तो बात कर पाएगा। जो शोषण झेलता है वही तो बता पाएगा शोषण कैसे झेल पाएगा। कुछ लोग कह रहे हैं कि पहले अगर आरक्षण बीमारी हमको है, गोली तुम खा रहे हो तो मैं कोई ठीक हो सकता है क्या? जिसको बीमारी है उसी को दवाई खानी पड़ेगी। हो क्या रहा है इस देश के अंदर? बीमार तो कुछ और है और गोली कोई और खाना चाह रहा है। अच्छा। हाँ, दवाई कोई और ले रहा है। तो भाई रिप्रेजेंटेशन भी हम ही करेंगे अपने लोगों को, अपनी क्या परेशानी है उनको हम ही बताने काम कब करेंगे। तक रहना चाहिए आरक्षण, कब तक? जब तक रहना चाहिए जब तक ये देश जाति विहीन देश नहीं हो जाएगा, कास्टलेस सोसाइटी नहीं होगा, जब तक एक भी व्यक्ति के खिलाफ जाति के नाम पर कोई शोषण नहीं होगा, जब तक आखिरी में जो इंसान है, लाइन के आखिरी में जो इंसान है उस पर भी इंसान के द्वारा शोषण नहीं होगा, जब तक ये रहेगा आरक्षण। आरक्षण फंडामेंटल राइट्स है हमारा, मिलना चाहिए आरक्षण। आरक्षण लो ना, जाति के हिसाब से ले लो आरक्षण, जनसंख्या कराओ ना, जाति जनगणना क्यों नहीं करा रहे हो? जिसकी जितनी संख्या, इसलिए नहीं कराने, पता लग जाएगी ना किसकी कितनी जाति है। 15% जो लोग हैं 85% पर जो हमेशा से राज करते आए हैं, 85% को ही पता लग जाएगा कि हमारी तो 90 से ज़्यादा जनसंख्या है यहाँ पर और 10% लोग राज कर रहे हैं हम पे हर राज्य में। तो वो लोग इकट्ठे हो जाएंगे तो वो वोटिंग करेंगे तो सरकार को उखाड़ कर फेंक देंगे। इस देश में जो भी निर्णय लेते हैं कौन लेती है? सरकार लेती है ना। तो सरकार ने अगर निर्णय ले लिया, सरकार में अगर लोग आगे बहुजन समाज के लोग आएंगे तो वो फिर संविधान को लागू करेंगे और संविधान को लागू करेंगे तो सबको फ्री एजुकेशन देने का काम करेंगे, सबको रोजगार देने का काम करेंगे, सब रूल ऑफ लॉ चलाएंगे। यहाँ पर न्यायालयों में जो 5 करोड़ से ज़्यादा केस पेंडिंग है, उन पेंडिंगों को, केसों को जल्दी से स्पीडी ट्रायल करके उनको खत्म करने का काम करेंगे, सबको न्याय मिलेगा, सुचारू रूप से न्याय मिलने का काम करेगा। तो ये लोग चाहते नहीं है। और जो देश को लूट रहे हैं, देश को लूट कर लेके जा रहे हैं, वो देश में लूट नहीं होगी। जो धर्म के नाम पर लूट रहे हैं, चिढ़ाते हैं कि आरक्षण एक बैसाखी है। कोई बैसाखी नहीं है, आरक्षण बैसाखी कहते हैं। और जो 3000 साल से जिनको आरक्षण मिला हुआ है, ब्राह्मण ही केवल मंदिर में बैठकर दान को लूटेगा, उसका क्या है? उस पर तो कोई नहीं बोलेगा। और क्या कोई ऐसी समाज, ओबीसी समाज कथा कर सकता है, मंदिर में कब्जारी हो सकता है? नहीं, आज तक तो कोई मैंने देखा नहीं है। आज तक तो नहीं देखा मैंने। वो तो आरक्षण एक ही समाज का है, वो हजारों सालों से चला रहा है आरक्षण को। तो सारा वो भी आरक्षण है, वो भी एक आरक्षण ही है एक प्रकार से। जब एक ही समाज के लोग एक काम करेंगे तो आरक्षण ही है ना। आप बताइए भाई, सारा सफाई कर्मचारी है, वो किसी भी जाति के लोग आ सकते हैं। अच्छा, ये जन्म से दलित हो जाना, ब्राह्मण हो जाना, इसे कैसे? इस कॉन्सेप्ट को मैं बकवास मानता हूँ, इस कॉन्सेप्ट को मैं षड्यंत्र मानता हूँ। कुछ चंद चालाक लोगों ने ये षड्यंत्र बना रखा है। जन्म से कोई महान नहीं हो सकता है, अपने कर्मों से महान होगा। पढ़ा लिखा व्यक्ति होगा तो महान होगा। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने 32 डिग्रियाँ ली कोलंबिया यूनिवर्सिटी में। कोलंबिया यूनिवर्सिटी ने बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को सिंबल ऑफ नॉलेज का अवार्ड दिया। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का स्टैचू है। दुनिया के महान लोगों में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर हैं, तो जाति से तो नहीं है वो तो अपने काम से है। आप वकील हैं, राजस्थान हाईकोर्ट आपने देखा होगा। देखा। उसके परिसर में एक मनु जी की मूर्ति लगी है, क्या आप देखा आपने? वो सही है? वो बिल्कुल गलत है, नहीं लगनी चाहिए। यहाँ तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का संविधान चलता है और अभी तक तो 1860 की लॉर्ड मैकाले की चलती थी, आईपीसी चलती थी। अब इन्होंने 2023 में बदल दिया उसको। तो वो मूर्ति क्यों लगी होगी? मूर्ति तो मनुवादी लोगों ने लगाई है ना। जो मनुवादी लोग हैं, जो गैर बराबरी वाले लोग हैं, जो असमानता पर विश्वास करते हैं। आप लोगों ने क्या किया वहाँ? बाबा साहब की मूर्ति के लिए कुछ किया आप लोगों? नहीं, देखिए अभी सुप्रीम कोर्ट में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का स्टैचू लगा हुआ है। देश में पहला स्टैचू है जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को बैरिस्टर की जो पूरी ड्रेस है उसमें लगाया गया है। तो सारे जितने भी देश के कोर्ट हैं, चाहे हाई कोर्ट्स हों चाहे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हों, उन कोर्टों को सुप्रीम कोर्ट से लगभग ये मतलब एक राय लेनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट से मतलब एक ले लें कि भाई जब सुप्रीम कोर्ट लगा सकता है बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का स्टैचू, तो हम अपने न्यायालयों में क्यों ना लगाएं? अच्छा। क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने देश का संविधान बनाया, प्रेरणा लेकर सारे कोर्टों को सुप्रीम कोर्ट से प्रेरणा लेकर संसद में भी लगनी चाहिए। बिल्कुल लगनी चाहिए। क्यों लगनी चाहिए उसका भी एक कारण है। देखिए, सारे कोर्टों को सुप्रीम कोर्ट से प्रेरणा लेकर अपने कोर्ट्स में
कोर्ट के परिसर में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की स्टैचू लगानी चाहिए, क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर पहले आज़ाद भारत के लॉ मिनिस्टर थे, बैरिस्टर थे बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर। भारत के संविधान के रचयिता हैं बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, फादर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर इस देश की नारियों के उद्धार करता है। इस देश की डेमोक्रेसी को सुरक्षित रखने वाले बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर हैं। इस देश को महान बनाना, इंडिया दैट इज भारत, आर्टिकल नंबर 1 क्या कहता है, इंडिया दैट इज भारत। इस देश को भारत इंडिया बनाने वाले बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर हैं। तो देश की संसद है, वो देश की डेमोक्रेसी को सुरक्षित करती है। तो जिसने बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जो संसद के अंदर जाते हैं, सारे एमपी, सारे मिनिस्टर, प्रधानमंत्री, इवन वो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के संविधान की शपथ लेते हैं। तो जब बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के संविधान की शपथ लेते हैं तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का स्टैचू क्यों नहीं होना चाहिए? होना चाहिए वहाँ पर। एक आजकल मुद्दा आया हुआ है, कई सारे बाबा हिंदू राष्ट्र को लेकर आंदोलन भी कर रहे हैं, आह्वान कर रहे हैं, कह रहे हैं कि सारे हिंदू एक हो जाओ। जब हमारे देश में कॉन्स्टिट्यूशन है, लोकतंत्र है, तो ऐसी मांग को आप कैसे देख रहे हैं? ये बिल्कुल बकवास मांग है, ये षड्यंत्र का पार्ट है। इस देश को कुछ लोग केवल एक रंग का देश बनाना चाहते हैं और इस देश को केवल अंधविश्वास के नाम पर आगे बढ़ाना चाहते हैं। कौन सा रंग होना चाहिए देश का? देखिए, देश में हजारों रंग हैं। जो जिस रंग में अपने आप को कंफर्टेबल समझे, उस रंग को उस आदमी को करना चाहिए। मैं भी ब्लैक पहनता हूँ, वाइट पहनता हूँ, ग्रीन पहनता हूँ, ब्लू पहनता हूँ। ब्लू मेरा फेवरेट है। तो जिस आदमी का जो कलर फेवरेट है उसको करना चाहिए। केवल एक कलर का देश बनाने का, एक भाषा का देश बना लेना, एक लोगों का एक प्रकार के लोगों का देश बनाना, क्या देश महान हो सकता है? नहीं हो सकता कभी। ये देश इसलिए महान है क्योंकि यहाँ डाइवर्सिटी है, यहाँ बहुत सारे धर्म हैं, बहुत सारी जातियाँ हैं, बहुत सारे हैं, सब फिर भी ये देश में एक साथ रहते हैं। बहुत सारी लैंग्वेज हैं। कुछ लोग इस देश को केवल हिंदुस्तान कहना चाहते हैं। इंडिया दैट इज भारत, हिंदुस्तान नहीं है ये भारत है। हिंदुस्तान कोई बोले तो क्या है? ये गलत है, उसको संविधान का ज्ञान नहीं है। संविधान पढ़ो उसको। अब भारत माता की जय। भारत, देखो, भारत माता क्या, भारत देश है, माता नहीं है। भारत देश है। अच्छा, देश को पिता मान लो, माता मान लो, भाई मान लो, कुछ क्या मान लो, क्यों रिश्ते क्यों बना रहे हो देश से? देश को महान बनाओ ना। अगर देश को तुम माता मानते रहोगे और देश के पानी को सब पॉल्यूटेड कर दोगे, देश की सारी जितनी भी ऑक्सीजन है, देश की जो हवा है, उसको पॉल्यूटेड कर दोगे, देश के लोगों से नफरत करोगे, जाति में आप जाति प्रथा कर दोगे, यहाँ पर आप बारात नहीं निकलने दोगे, आप मूंछों के नाम पर मारोगे, तो भाई काय की माता वो। और कुछ लोग तो जिसको माता बनाते हैं ना, उसको ख़त्म कर देते हैं। अच्छा, कुछ लोगों ने पहले गंगा माता बनाई, तो गंगा माँ आज इतनी पॉल्यूटेड है कि उसमें नहा नहीं सकते इंसान। नमानी गंगे चली थी, उसको साफ करने के लिए कहाँ है अभियान? कोई साफ नहीं हुआ। फिर उन्होंने दिल्ली में फिर एक और आया, केजरीवाल साहब, उन्होंने कहा नहीं, हम जमुना माता है हमारी, हम जमुना माता को साफ करेंगे। इन्होंने जमुना माता साफ नहीं करी। फिर उन्होंने बोला कि नहीं, गाय माता है हमारी, गाय माता। गाय माता पूरे देश के अंदर पिन्नी खा रही है, पॉलीथीन खा रही है, उसको छोड़ रखा है। अब ये धरती माता बोलते हैं, भारत माता। तो भारत माता को ये बर्बाद करना चाह रहे हैं। यहाँ जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर जब शोषण हो रहा है, जब यहाँ पर 20 करोड़ लोग रात को भूखे सोते हैं, लोगों पर रोजगार नहीं है, एजुकेशन नहीं है लोगों पर, तो कैसी भारत माता बना रहे हो भाई आप? इस देश को देश रहने दो। भारत देश है, इंडिया दैट इज भारत। जब संविधान के हिसाब से हमारा देश लोकतंत्रात्मक गणराज्य है, तो उसे हिंदू राष्ट्र क्यों बनाना चाहते हैं लोग? देखिए, कुछ लोगों की ऐसी मानसिकता है कि वो मानसिक बीमार है, और ऐसे मानसिक बीमार लोगों की अगर सरकार ठीक हो तो उनका इलाज अच्छी तरह होना चाहिए। प्रधानमंत्री भी उनके मंच पर दिखते हैं, छोटा भाई बताते हैं। प्रधानमंत्री तो कहीं भी पहुंच जाते हैं। प्रधानमंत्री वहां पहुंच जाते हैं जहां से वोटिंग मिलती है। प्रधानमंत्री केवल वोट के लिए काम करते हैं और देश के लोगों से झूठ बोलते हैं, देश के लोगों के झूठे वादे करते हैं, फिर बाद में बोलते हैं जुमला हो गया। डिग्री वाला क्या मामला है उनका? देखिए, डिग्री वाला अभी बहुत पॉपुलर मामला चल रहा है। अगर किसी देश के प्रधानमंत्री की डिग्री अगर किसी यूनिवर्सिटी से मिलती है, इसके एक एग्जाम्पल मैं देना चाहूँगा आपको। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कोलंबिया यूनिवर्सिटी से डिग्री ली, तो कोलंबिया यूनिवर्सिटी ने बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का स्टैचू अपने परिसर में लगाने का काम किया, और गर्व करता है कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जैसे महान स्टूडेंट हमारे यूनिवर्सिटी के पार्ट रहे हैं।
अब दिल्ली यूनिवर्सिटी है, दिल्ली यूनिवर्सिटी से वो क्लेम करते हैं कि भाई उन्होंने एमए पास किया है एंटायर पॉलिटिक्स से। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी को तो पहल करनी चाहिए थी कि उनका स्टूडेंट देश के भारत देश का 3 बार प्रधानमंत्री बन गया, 3 बार। ठीक है। अब वो तो कोई पहल कर नहीं रहा, ना उनकी मूर्ति लगा रहा, ना कोई सेमिनार कर रहा, ना उनकी जो डिग्री है उसको अपने गेट पे चिपका रहा कि प्रधानमंत्री जैसे लोग भी हमारे यहाँ लगे बने हैं। जो डिग्री और 2000 अगर मांगता भी है आरटीआई के माध्यम से तो कहता है कि भाई हम एरे गैरे को नहीं देंगे, हम कोर्ट को दिखा सकते हैं। इसका मतलब क्या राज है, क्या राज है? इसका मतलब राज नहीं है, इसका मतलब है दाल काली है, सारी दाल काली है, दाल में कुछ ना कुछ लफड़ाबाजी है। और इस देश के गृह मंत्री उस डिग्री को दिखाते हैं कि हाँ जी ये डिग्री है। तो अगर तुम दिखाते हो, देश के लोगों को दिखा रहे हो, तो देश के लोगों को देखने का होना भी चाहिए। तो और देखो दिखाया था ना प्रधानमंत्री 2016 में, देखिए प्रधानमंत्री जी को बड़ा अनुभव है अच्छा एग्जाम देने का, क्योंकि जब मन की बात करते हैं तो मन की बात में प्रधानमंत्री 12वीं और 10वीं 12th और 10th के बच्चों को एग्जाम के लिए भी प्रेरित करते हैं कि कैसे एग्जाम दिया जाता। हाँ, परीक्षा पे चर्चा। तो बताएं कि भाई मैं कैसे लिखता हूँ, उनकी सारी कॉपियाँ निकाली जाए प्रधानमंत्री जी की कि प्रधानमंत्री कैसे लिखते थे आंसर। तो वो कॉपियाँ पब्लिश होनी चाहिए कि भाई प्रधानमंत्री की राइटिंग है, प्रधानमंत्री ऐसे लिखते थे। तो लोगों को पता लगेगा, लोग प्रेरित होंगे। तो लोग तो प्रेरित करना नहीं चाहते उनको। तो अगर छुपा रहे हैं तो कुछ ना कुछ गड़बड़ वाली बात है। तो इसलिए जो ना उनके कोई समकालीन कोई अगर स्टूडेंट पढ़ाता ना हो, ऐसा कोई स्टूडेंट मिलता है। तो ये क्या ये गलत बोला गया, देश से झूठ बोला गया, आप ये कह रहे हैं? देखो देश से तो बहुत झूठ बोले गए हैं, पर हम सच्चाई की वाली बात यह है कि हमारे देश के लोग बहुत जल्दी भूल जाते हैं। ये 2014 में देश के लोगों से बोला गया था 15 लाख रुपए देंगे आपको, देश के लोग भूल गए। देश के लोगों से दूसरा नौजवानों से वादा किया था कि 2 करोड़ रोजगार देंगे, देश के नौजवान भी भूल गए। देश के लोगों से वादा किया था 100 स्मार्ट सिटी बनाएंगे, देश के लोग भूल गए, कोई स्मार्ट सिटी नहीं बनाई। देश के लोगों से वादा किया था कि बुलेट ट्रेन चलाएंगे, देश के लोग रूट ही भूल गए, कौन से रूट पर चल रही है बुलेट ट्रेन। देश के लोगों से वादा किया था कि हर इंसान पर पक्का मकान होगा, कहाँ पक्का मकान। हर इंसान इस देश में चप्पलों वाला भी हवाई जहाज पे चलेगा, चप्पलों वाला तो एक भी हवाई जहाज में नहीं चल रहा। बड़े बड़े वादे किए थे, नहीं दलितों को मत मारो, मारना तो मुझको मारो। आज सबसे ज़्यादा अत्याचार दलितों पर हो रहा है। संविधान की कसम खाता हूँ, संविधान को मैं इस देश में लागू करूँगा, और संविधान को ख़त्म करने का नारा देते हैं, 400 पार संविधान ख़त्म कर देंगे। तो जो प्रधानमंत्री कहते हैं समझ लो कुछ ना कुछ गड़बड़ है। और प्रधानमंत्री के मुंह से अच्छी बात नहीं लगती है शमशान और कब्रिस्तान कहते हुए, प्रधानमंत्री के मुंह से अच्छी बात नहीं लगती है हिंदू मुसलमान कहते। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कठमुल्ला कहते हैं, कैसा लगता है सुन के? वो सरासर गलत है। संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्तियों को संविधान की गरिमा बनाए रखना चाहिए, डिग्निटी जो है उसको बनाए रखना चाहिए। ये तो वैसे भी सार्वजनिक लोगों को नहीं बोलना चाहिए, किसी भी व्यक्ति को, किसी भी धर्म के खिलाफ इंसान को गलत बात नहीं बोलनी चाहिए। हाँ, उसमें कुछ कमियां हैं, अगर कमियां तो कमियों को उजागर करना चाहिए कि भाई कोई अगर कोई पाखंड कर रहा है, कोई अंधविश्वास फैला रहा है, तो उनको दूर करना तुम्हारा काम है, क्योंकि संविधान में फंडामेंटल ड्यूटी है तुम्हारी। तुम एक जाति एक धर्म को अगर टारगेट करने का काम कर रहे हो तो वो मुझे लगता है गलत है कहीं ना कहीं। क्या ऐसा इसलिए कर रहे हैं, उनको सूट करता है, वो ऐसा करते हैं इसलिए SC ST OBC खुश हो जाता है कि अब्दुल टाइट हो रहा है, ऐसा कुछ? नहीं, मुझे नहीं लगता कि कोई SC ST खुश होता होगा, क्योंकि SC ST को बहुत टाइट कर रखा है इन्होंने, 3000 से टाइट करते आए ना। अच्छा, टाइट कर रखा है। अरे उनको तो गुलाम ही बना रखा था इन्होंने। SC ST को तो इस देश में गुलाम ही बना के रखा 3000 साल तक, OBC को गुलाम बना के रखा। तो SC ST OBC जो है इसमें तो शायद मुस्लिमों के खिलाफ अगर कोई काम हो रहा तो वो तो खुश नहीं होते होंगे। ये राजनीति है। RSS जो है इस देश में हिंदू मुसलमानों को आपस में विवाद करके ये गोलबंदी करना चाहती है वोटों की, जिससे कि हिंदू इकट्ठे हो जाएं, जबकि हिंदू मुसलमान का इस देश में कोई मुद्दा ही नहीं है। ये राजनीतिक मुद्दा है, केवल राजनीतिक फायदा लेने के लिए। हिंदू इस देश में जो हिंदू सो कॉल्ड हिंदू, RSS को लेकर आपकी क्या सोच है, रहे या बैन हो, ऐसा कुछ? देखिए RSS तो 1948 में ही बैन हुआ था, और RSS जो संगठन है कोई रजिस्टर्ड संगठन तो है नहीं। अच्छा, हाँ, कोई रजिस्टर्ड ही नहीं है। रजिस्टर्ड नहीं है। तो RSS की क्या प्लानिंग है क्या नहीं है, तो वो RSS काम करता है, क्या करता है क्या नहीं करता देश के लोग सब जानते हैं।
मगर देश को तोड़ने वाला कोई भी संगठन इस देश में नहीं रहना चाहिए। नफरत फैलाने वाला कोई भी संगठन इस देश में नहीं रहना चाहिए। हिंदू मुसलमान करने वाला कोई भी संगठन इस देश में नहीं रहना चाहिए। देश के लोगों को खड़ा होना चाहिए। जो सिविल सोसाइटी के लोग हैं, जो अपनी आवाज़ को बुलंद करते हैं, वो कम होते जा रहे हैं धीरे धीरे, क्योंकि सरकारों ने शिकंजा कस दिया है। सरकार है, सरकार नहीं चाहती कि कुछ लोग हैं सरकार की गलत नीतियों को आगे लेकर आए। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से देश के नौजवानों से भी अपील करना चाहूँगा कि देश को अगर बचाना है तो आपको आगे आना पड़ेगा। अच्छा। आपको गलत बातों के खिलाफ लड़ना पड़ेगा। आपको अब अपनी आवाज़ बुलंद करनी पड़ेगी। खासकर तो एडवोकेट्स को, जो पढ़े लिखे लोग हैं, एडवोकेट्स हैं, वकील हैं या इंजीनियर हैं, डॉक्टर्स हैं, प्रोफेसर्स हैं, उनको अपनी बात रखनी चाहिए। बीजेपी ने 2047 तक का प्लान रखा है। देखिए, जिन्होंने प्लान लगाया था, मुझे लगता है वो 2047 तक वो जिंदा नहीं रहेंगे। जिन्होंने प्लान बनाया है, ये प्लान बदलते रहते हैं। सरकारें आती रहती हैं, जाती रहती हैं। जिनको ये गर्व था कि इंदिरा इंडिया और इंडिया इंदिरा, वो लोग भी नहीं रहे। तो सच्चाई ये है कि जनता जागरूक होती है। जनता, इंटरनेट का युग है, जनता जागरूक हो रही है, मगर जागरूक होने के बजाय लोग अंधभक्त ज़्यादा बनते जा रहे हैं। लोगों के अंदर धर्म का जो चश्मा पहन रखा है लोगों ने, वो बड़ा गड़बड़ है। अच्छा। धर्म से ऊपर देखना चाहिए। देश धर्म से ऊपर होता है। और देश से भी ऊपर जो है वो संविधान है। अब आपसे कुछ सवाल कर लेता हूँ मैं फटाफट अंदाज में। आपके सामने संविधान है, कई धार्मिक ग्रंथ हैं, सबसे ऊपर किसे रखेंगे? ऑफ कोर्स संविधान को। संविधान से ऊपर कुछ नहीं है। धर्म भी नहीं, धर्म की रक्षा, धार्मिक ग्रंथ भी नहीं, धर्म की रक्षा भी संविधान करता है। आर्टिकल देख लीजिए आप फंडामेंटल राइट देख लीजिए, आर्टिकल 25-26 देख लीजिए। तो धर्म की अगर आपको फ्रीडम मिला है तो वो संविधान से मिला है। तो इसलिए संविधान से ऊपर कोई भी धर्म ग्रंथ नहीं है, वो अपनी इंडिविजुअल है। देखिए, मुस्लिम जो है वो मुस्लिम जो है कुरान को मानते हैं, हिंदुओं पर बाइंड नहीं है वो। हिंदू जो है अपने धर्म ग्रंथों को मानते हैं, मुस्लिमों पर वो नहीं है, बाध्य नहीं है। जो क्रिश्चियंस हैं वो अपनी बाइबल को मानते हैं, तो हिंदू और मुस्लिमों पर वो बाध्य नहीं है। ठीक है, मगर संविधान सब पे बाध्य है। अच्छा। संविधान हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, गरीब हो, अमीर हो, पढ़ा लिखा हो, अनपढ़ हो, सब पे बाध्य है। संविधान के अकॉर्डिंग सब लोग दे चलेंगे। और देश में जितनी सरकार चलती है संविधान से, तो इसलिए संविधान महान है और संविधान को ही लोगों को मानना चाहिए, संविधान को ही पढ़ाना चाहिए, संविधान के बारे में लोगों को जानकारी करनी चाहिए। उत्तर प्रदेश का सबसे बढ़िया मुख्यमंत्री कौन है? अखिलेश यादव, योगी आदित्यनाथ, बहन जी या कोई और? देखिए, बहन जी जैसा शासन उत्तर प्रदेश में ना तो आज तक किसी ने किया है और ना कोई आगे करेगा। बहन जी न्यायप्रिय नेता हैं और बहन जी ने शासन, प्रशासन, अनुशासन जो बहन जी का था वो आज तक किसी का नहीं हुआ है। वो अफसोस है इस देश में कि जाति प्रथा है। अगर जाति प्रथा नहीं होती तो बहन जी देश की प्रधानमंत्री बनती। देश को पहला दलित प्रधानमंत्री कब तक मिल जाएगा? देश को पहला प्रधानमंत्री कब तक मिल जाएगा ये तो देश की जनता ही बताएगी। क्योंकि वोट डालने वाली है जनता है, जनता जनार्दन है। जिस दिन दलितों को लगेगा कि हमको बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की तो बात को याद रखना है कि अपनी दीवारों पर जाकर लिख दो तो तुम्हें देश का शासक बनना है। जिस देश के दलित, ओबीसी और मुस्लिम समाज इकट्ठा होकर अपना नेता बनाना चाहेगा, उस दिन नेता बन जाएगा, देश का प्रधानमंत्री बन जाएगा। जब तक पिछला गुट बनना छोड़ देगा, बन जाएगा। आपकी नज़र में सबसे बेहतरीन प्रधानमंत्री कौन? अटल बिहारी वाजपेयी, नरेंद्र मोदी, मनमोहन सिंह या कोई और? देखिए, ऐसा है, अगर आपने नाम लिया ही है तीनों का, तो मुझे लगता है कि देश का अच्छा प्रधानमंत्री आना अभी देश उसका इंतजार कर रहा है। यानी 70 सालों से जो आपको पीएम मिला, किसी से आप संतुष्ट नहीं हैं? चंद्रशेखर जी से भी नहीं? देखिए, देश का बीपी सिंह, देखिए, देश में 70 साल में जितना काम होना चाहिए था इतना काम नहीं हुआ है। अगर 7 साल भी देश के अंदर संविधानवादी, अगर अम्बेडकरवादी कोई प्रधानमंत्री बन जाएगा तो 7 साल में 70 साल के बराबर जो काम हुआ है वो 7 साल में हो जाएगा। संविधान के अकॉर्डिंग देश को चला दीजिए, केवल संविधान के अकॉर्डिंग देश को चला दीजिए। 3 चीज को फ्री कर दीजिए, देश महान बन जाएगा। पहला, एजुकेशन को फ्री कर दीजिए। कोई कितना भी पढ़ना चाहे एजुकेशन फ्री देगा, स्टेट देगा। दूसरा, मेडिकल फैसिलिटीज को फ्री कर दीजिए। और तीसरा, न्याय व्यवस्था को फ्री कर दीजिए। 3 चीजें फ्री कर दीजिए देश के अंदर से। रोजगार देना शुरू कर दीजिए सबको, ये देश महान बन जाएगा। जब तक तुम 3 चीजों को फ्री नहीं करोगे, एजुकेशन तुमने इतनी ज्यादा महंगी कर रखी है, गरीब आदमी पढ़ ही नहीं सकता। अच्छा, चंद्रशेखर जी क्या
अपने जीवन काल में बहन जी से मुलाकात कर पाएंगे? अब ये तो चंद्रशेखर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो मुलाकात करना चाहेंगे। बहन जी के ऊपर डिपेंड करता है चंद्रशेखर? चंद्रशेखर ऊपर डिपेंड करता है कि वो मुलाकात कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। देखिए, बहुजन समाज पार्टी के जितने भी नौजवान साथी हैं, खासकर मैं अपनी बात लेता हूँ, हमने चंद्रशेखर की मदद की, भीम आर्मी में काम किया, छोटा सा कार्यकर्ता। मैं बहन जी से 8-10 बार मिल सकता हूँ। मेरा जैसे इंसान मिल सकता है बहन जी से, तो कोई भी मिल सकता है। तो बहन जी से मिलने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर आप मिलना क्यों चाहते हो, दैट इज द पॉइंट। हाँ, आपके मिलने की इच्छा नहीं है बहन जी से। बहन जी के साथ, बहन जी के हाथों को मजबूत करने की आपकी इच्छा नहीं है। आप तो कमज़ोर करना चाहते हो बहुजन समाज को, बहुजन समाज की पार्टी को, माननीय कांशीराम साहब की सोच को और बहन जी को। केवल आप कब्जा करने की प्लानिंग कर रहे हो, वो तो बहुजन समाज नहीं होने देगा। कहीं ऐसा ना हो वो बसपा से ही आगे निकल जाएं? देखिए, कौन आगे निकलेगा कौन पीछे निकलेगा तो वक्त बताएगा। ये तो समाज के ऊपर डिपेंड करता है, और कौन आगे निकलेगा कौन पीछे निकलेगा इस बात से किसी को प्रभावित नहीं। चलिए, आखिरी प्रश्न, 2027 में आप अपनी पार्टी को कहाँ देख रहे हो, क्या उम्मीद कर रहे हैं आप? देखिए, मैं तो आपके चैनल के माध्यम से केवल ये देश के लोगों से, खासकर उत्तर प्रदेश के लोगों से अपील करना चाहता हूँ कि बहुजन समाज पार्टी को मजबूत कीजिए। और बहुजन समाज पार्टी एक बार अगर मजबूत हो जाएगी तो आपकी जितनी भी समस्याएं हैं वो सब दूर हो जाएंगी। क्योंकि जब भी बहन कुमारी मायावती उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी है, तो आपके मान सम्मान, आपके रूल ऑफ लॉ कभी कोई कमी नहीं रही है। बहन जी ने हर समाज का, चाहे SC हो, चाहे ST हो, चाहे OBC हो, माइनॉरिटी हो, या धार्मिक अल्पसंख्यक हो, चाहे और भी जनरल कास्ट के भी जो संविधान पर विश्वास करते हैं, जो मानवता पर विश्वास करते हैं, उन सब को बहन जी ने, उन सब का मान सम्मान रखा है। क्या लगता है 5वीं बार CM बन पाएंगी? न्याय दिया है। बिल्कुल बन पाएंगी, क्यों नहीं बन पाएंगी, बिल्कुल बन पाएंगी। बहन जी, हमारी तो इच्छा है और हम तो काम कर रहे हैं लगातार। हम तो नौजवान साथियों से आपके चैनल के माध्यम से कह रहे हैं कि आपको रात दिन काम करना चाहिए, और 2027 में जो लोगों के दिमाग में गलतफहमियाँ, वो गलतफहमी टूटनी चाहिए। और अब की बार 2027 में आदरणीय बहन कुमारी मायावती को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाइए, और 2029 में आदरणीय बहन कुमारी मायावती को देश का प्रधानमंत्री बनाइए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये हैं तेज तर्रार नेता सुजीत सम्राट जी, जिन्होंने हर मुद्दे पर बेबाकी से अपनी राय रखी। ये बातचीत आपको कैसी लगी, आप लोग भी अपनी राय दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।